अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास हमारी उर्दू का जो चैप्टर था जो हिजरत नबवी, उसकी रीडिंग मुकम्मल हो गई थी। सवाल जवाब हमारे जो है वो भी मुकम्मल हो गए थे। आज हम खुलासा शुरू करेंगे। तो खुलासा शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि खुलासा दरअसल क्या चीज़ है। ठीक है, खुलासा जो है किसी सबक को या किसी कहानी को जब आप पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के बाद उसको आप मुख्तसर करके बयान करते हैं, उसको खुलासा कहते हैं, अपने अल्फाज में बयान करते हैं। ठीक है, तो खुलासा जो होता है वो अहम पार्ट होता है आपके पर्चे का भी, और जो सबक आपने पढ़ा होता है उसका खुलासा आपने लिखना होता है। उसके कुछ उसूल हैं, कुछ रूल्स भी हैं कि जब आपने खुलासा लिखना हो तो उससे पहले आपको चैप्टर पढ़ने के बाद उसके जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उनके मायने आने चाहिए। ठीक है, और उसके साथ साथ आपको उसका जो मेन आइडिया होता है उस चैप्टर का वो भी आपके जहन में होना चाहिए, यानी मरकजी ख्याल कि दरअसल इस मजमून में क्या बात की जा रही है या इस कहानी में क्या बात आपको समझाई जा रही है। तो उसके लिए जो है आपको खुलासे के कुछ मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको अपने जहन में रखने होते हैं, उनको आप मार्क भी कर सकते हैं, तो जिसकी मदद से आपको खुलासा लिखने में आसानी भी हो जाती है। ठीक है, यानी आपने ये भी देखना होता है कि उस सबक के इब्तिदा में क्या बात की जा रही है, दरमियान में क्या बात की जा रही है, और उसके इख्तिताम यानी उसके एंड पे क्या बात की जा रही है। ठीक है, ये सारी बातें जहन में रखते हुए आपने खुलासा लिखना होता है। इसके अलावा खुलासा जो है वो किसी मजमून का, किसी कहानी का तीसरा हिस्सा होता है, और सबक के अंदर या मजमून के अंदर कोई शेर हो, कोई हदीस हो, तो आपने उसको अलग से हाईलाइट नहीं करना, बल्कि उसको पैराग्राफ के अंदर ही बयान कर देना होता है। ठीक है, बाकी जब हम खुलासा पढ़ेंगे तो आपको मजीद अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा तफसील जो है वो भी नहीं देनी होती है, बहुत ज़्यादा तफसील से भी गुरेज करना होता है, और किसी भी बात को हर्फ ब हर्फ जो है वो भी नहीं लिखना होता, बल्कि उसका मतलब ही ये है कि मुख्तसर करके किसी चीज़ को लिखना। और दूसरा इसकी मेन और अहम पॉइंट एक ये भी है कि उसकी तरतीब का ख्याल रखना होता है, यानी जो बात शुरू में की जा रही है मजमून के वही आपने वो शुरू में लिखनी है, और जो दरमियान में की जा रही है वो दरमियान में, यानी इस तरह से नहीं करना कि आखिर वाली बात आपने शुरू में लिख दी और शुरू वाली जो है वो आखिर में लिख दी। और दूसरा एक और अहम पॉइंट ये है कि आपने खुलासे की जो इब्तिदा है, उसका स्टार्ट है, वो आपने सबक के स्टार्ट से ही लेना है। जिस तरह सबक की इब्तिदा की गई है उसी लाइन से आपने खुलासे की इब्तिदा करनी है, और उसी तरह से आपने उसका एंड भी करना है, उसी आखिरी लाइन के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको ये कुछ मेन पॉइंट्स जो है खुलासे के वो समझ आ गए होंगे। तो चलिए अब हम सबसे पहले खुलासा स्टार्ट करते हैं। लिखते हुए आपने सबसे ऊपर जो है जो सवाल नंबर होगा वो लिखने के बाद इस तरह खुलासा की हेडिंग देंगे मार्कर के साथ, उसको डबल अंडरलाइन करते हुए उसके नीचे हिजरत नबवी जो कि हमारा सबक है जो हमने पढ़ा है उसकी हेडिंग देंगे, और उसके बाद फिर आप खुलासा लिखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं पढ़ती हूँ। जब दावत हक के जवाब में हर तरफ से तलवारों की झनकार सुनाई दे रही थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब यहाँ पे अल्फाज के मायने नहीं मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि हमने सबक पढ़ते हुए अल्फाज के मायने नोट कर लिए थे, तो बस मैं इस तरह से आपको सिर्फ समझा दूंगी। जब नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला मदीना पहुंच गए, तो बहुक्म खुदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने की तरफ अज़्म फरमाया। जब कुरैश ने देखा कि मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़े जाते हैं यानी ताकतवर हो रहे हैं और इस्लाम फैलता जा रहा है, तो उन्होंने दारुन नदवा में एक इजलास आम किया। किसी ने नाउजुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंजीरों में जकड़ने का मशवरा दिया। एक ने कहा कि उन्हें जिला वतन कर दीजिए। अबू जहल की राय थी
کہ ہر قبیلے سے ایک ایک شخص منتخب ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کو قتل کر دے۔ ان کا خون تمام قبیلوں میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم تمام قبیلوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہی رائے پسند کی گئی اور شام کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا گیا۔ قریش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق کی مخالفت کے باوجود اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ تو بچوں یہیں تک ہم پڑھیں گے آج، اور یہیں تک آپ کی ڈائری ہوگی۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے اور سارے مشکل الفاظ کی لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ آپ کو لکھتے ہوئے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اچھا بچوں، آپ کو میں کچھ ان میں سے خلاصے کے اندر سے کچھ لفظ آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ ان کو بے شک مارک کر لیں یا ہائی لائٹ کر لیں جن کی کہ آپ کو لکھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ تو میں پہلے بتا رہی ہوں، آپ نے ان کو مارک کر لینا ہے۔ پہلا لفظ ہے دعوت حق، تلواروں کی جھنکار، دارالامان، ہجرت، 13واں سال، بحکم خدا، عزم، دارالندوہ، نعوذ باللہ، زنجیروں، جلا وطن، ابو جہل، قبیلے، منتخب، مجمع، قبیلوں، آل ہاشم، آستانہ مبارک، محاصرہ، امانتیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کو میں نے بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی لفظ لگے کہ آپ صحیح طرح سے آپ کو نہیں لکھنا آ رہا تو آپ اس کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ان الفاظ کو لکھ کے اپنی باجی کو یا اپنی والدہ کو چیک کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کی ان کی اچھے سے پریکٹس ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی یہی آپ کی ڈائری ہے کہ آپ نے خلاصے کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ تھینک یو۔